सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान तब्दीली की खां। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं ला सकी, लेकिन खुद तहरीक इंसाफ तब्दीलियों की जद में आ गई है। सबसे बड़ी तब्दीली पीटीआई के बेस कैंप केपीके में देखी गई, जहां तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत पीटीआई के पोस्टर बॉय अली अमीर गंडापुर से लेकर जुनेद अकबर खान के हवाले कर दी गई है। और यही नहीं बल्कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप भी हैरत अंगेज तौर पर जुनेद अकबर को ही सौंप दी गई, जिसके बड़े मजबूत उम्मीदवार पार्टी के तर्जुमान और अली अमीर गंडापुर के करीबी दोस्त शेख वकास अकरम थे, जिनका नाम का ऐलान मई 2024 को अडियाला से हुआ था और तकरीबन तय था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप शेख वकास को ही दी जाएगी। लेकिन मामला तूल पकड़ता गया और वहां भी कप्तान ने सरप्राइज दे दिया। ये सूरत हाल दबंग लहजे में बात करने वाले पार्टी के पोस्टर बॉय अली अमीन गंडापुर के लिए यकीनी तौर पर खुश आइंद नहीं है, क्योंकि जुनेद अकबर खान का ताल्लुक पार्टी में उस धड़े से है जहां से अली अमीन गंडापुर को ठंडी हवाएं नहीं आती। इसी धड़े के सूबाई वजीर कम्युनिकेशन शकील खान ने अपनी हुकूमत पर करप्शन के इल्जाम आयद करते हुए अगस्त 2024 में वजीर आला को अपना इस्तीफा भेज दिया था, जिसमें अली अमीन गंडापुर को करप्शन का सरगना कहा गया था और जुनेद अकबर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर तीसरी बार रुकने कौमी असम्बली बने हैं। वो 2018 के जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकस्त दे चुके हैं और बानी पीटीआई की उन पर एकदम से नवाजिशात की वजह 24 नवंबर की रैली में बुशरा बीबी से तफसीली मुलाकात और उसी रैली में बुशरा बीबी के अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफात आते हैं। बुशरा बीबी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि मैं 26 नवंबर 2024 को डी चौक पर अकेली खड़ी थी और सब मुझे छोड़कर चले गए थे। अली अमीन गंडापुर को बुशरा बीबी की नाराजगी का फिलहाल खमियाजा पार्टी की सूबाई क़यादत हाथ जाने की सूरत में मिला है, लेकिन इस हवाले से पार्टी में गर्दिश करने वाली चहमगोइयाँ कुछ और भी इशारा दे रही हैं कि गंडापुर साहब के गिर्द सुर्ख दायरा लग चुका है। अब उनके पास गंवाने के लिए वजारत आला बची है, जो वापस भी ली जा सकती है। पार्टी के तर्जुमान शेख वकास अकरम इससे इनकारी हैं। उन्होंने वाज़ेह कहा कि अली अमीन गंडापुर के पास दो अहम जिम्मेदारियां थीं और अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई से मुलाकात में खुद दरख्वास्त की थी कि उनका बोझ कुछ कम किया जाए, जिसके बाद शिबली ने 3 नाम दिए, जिनमें से एक का इंतखाब कर लिया गया। चलें जी, मान लिया कि ऐसा ही है, लेकिन अब सूरत हाल खासी पेचीदा सी हो गई है, खासकर तहरीक इंसाफ जिसने मुज़ाकरात की बिसात लपेटने के बाद सड़कों पर आने का फैसला किया। इसके लिए मुश्किलात मजीद पैदा हो सकती हैं। स्ट्रीट पावर के लिए तहरीक इंसाफ का सारा इन्हिसार केपीके और वहां की हुकूमत पर रहा है। और पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब सरकारी वसाइल लेकर इस्लामाबाद चले आते थे, लेकिन अब उन्हें पार्टी में अपने मुखालिफ यानी जुनेद अकबर खान के हाथ मजबूत करने होंगे और उन्हें वसाइल मुहैया करने होंगे, जिनसे जुनेद अकबर खान भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाकर खान साहब से शाबाश भी हासिल करेंगे। क्या अली अमीन गंडापुर ऐसा चाहेंगे और ऐसा करेंगे? इसके साथ पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात तकरीबन ख़त्म भी हो चुके हैं। पीटीआई कहने को तो इनकार कर चुकी है, लेकिन उसकी ना में अब भी एक हाँ पोशीदा है। पार्टी रहनुमा के हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने की बात करे तो वो बानी चेयरमैन पीटीआई से बात करें। अच्छा जी, सुना आपने। अब दूसरी जानब हुकूमत क्या मौक़िफ़ देती है कि जी पीटीआई से कहा था कि 7 रोज़ में जवाब देंगे, वो 7 रोज़ इंतजार तो करते। लीगी रहनुमा इरफान सदीकी का गुज़िश्ता रोज़ ये कहना था कि तहरीक इंसाफ जिस बेताबी से आई थी उसी बेताबी से वापस गई। हम कहते रह गए अभी ना जाएं, ज़रा ठहर जाएं। जी, तो अब इस सारी सिचुएशन में क्या दोबारा मुज़ाकरात की बात हो सकती है? क्या हुकूमत और अपोजिशन जमहूरियत की खातिर वर्किंग रिलेशनशिप कायम करेंगे? आज के प्रोग्राम में इन सब सवालों के जवाब लेने के साथ साथ पीका ऑर्डिनेंस पर भी मैं खुलकर बात करूंगी। और मुल्क की जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो एहतजाज करती रह गई, सहाफ़ी रोकते रह गए, अपोजिशन एहतजाज करती रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने नहायत ही उजलत में जल्दी में कौमी असम्बली सेनेट की कायमा कमेटियों से कानून पास करवा ही लिया। यानी अब मुल्क में पीका की लटकती तलवार तले खौफ के साए में सहाफ़त होगी। दुनिया इस पर क्या कहेगी? सिविल सोसाइटी क्या रिस्पांस देगी, क्या रद्द-ए-अमल देगी? इस सारी सूरत हाल में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली राना आतिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नून लीग से खेलदास कोहिस्तानी किसी तारुफ के मोहताज ने मैं ज्वाइन कर रहे हैं और सरदार मंसूर हयात साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप सबकी दर से ज़रा खेलदास साहब से शुरू करना चाहूँगी। खेलदास साहब, जब मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी
तो तब पीका ऑर्डिनेंस के एक्ट के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा आप लोग बात करते थे, तब आपको ये एक आंख नहीं भाता था। अब हुकूमत में आप आए तो आप लोगों को बड़ी बेताबी थी कि ये आ जाए। ये ऐसा क्या होता है सर गवर्नमेंट में, जब हुकूमत में होते हैं तो वही चीज़ें जो अपोजिशन में बहुत बुरी लगती हैं, जिन पर आप आवाज़ उठाते हैं, जिन पर आप एहतजाज भी करते हैं, तो वही चीज़ें हुकूमत में आने के बाद अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं? डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, मैं समझता हूँ ये जो पीका कानून है जो एक पास हुआ है, इससे जो जिम्मेवार सहाफ़ी है उसको कोई नुकसान नहीं होना है। ये उनके लिए ज़रूर ख़तरा है जो झूठी मनगढ़ंत खबरें या इश्तिहाल अंगेज़ी में जो मलूस होते हैं। तो ज़ाहिर है हर चीज़ के लिए कानून होना चाहिए। अगर मेरे लिए कानून है तो सहाफ़ी के लिए भी कानून होना चाहिए। या जो लोग इस तरह की सरगर्मियों में मलूस हों तो उसको कैसे रोका जाए। और ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है खुसूसन, मैं समझता हूँ, मैं खुद प्रिंट मीडिया से मेरा ताल्लुक़ था, सहाफ़त मैंने की हुई है, तो वो एडिटोरियल पेज आज कोई भी बोर्ड नहीं होता है इदारों में, या यूट्यूबर जो आता है वो कह देते हैं, तो ज़रूर उनके लिए उनको थोड़ा मुश्किलात होती है। मैं नहीं समझता कि किसी सहाफ़ी के खिलाफ़ ये कानून जो ज़िम्मेवार सहाफ़ी है, जो सहाफ़त के तमाम जो मराइल से गुज़र कर अपनी रिपोर्ट करते हैं, उनके लिए कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, ना कोई ऐसा हमने किया है कि उनको तकलीफ़ हो। जो बात आपने की कि अपोज़िशन में जब होते हैं तो ज़ाहिर हुकूमत कानून बनाती है, अपोज़िशन उसी तरह जब हम ये गवर्नमेंट में थे, हम अपोज़िशन में थे। आज पीटीआई जो इससे सख्त कानून थे, पीका में भी हमने तो पीपल्स पार्टी के दोस्तों की जो तजावीज़ थी या जो सब तमाम हमने मुशावरत की, तो हमने, मैं समझता हूँ उसमें किसी से नाइंसाफ़ी नहीं होगी, किसी का हक तलफ़ी नहीं होगी, किसी का बुनियादी हक मुतासर नहीं होगा। तो कानून बनने चाहिए और कानून बेहतरी के लिए होते हैं, कानून भी खुद एक तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है। ठीक है जी, कानून बनने चाहिए, कानून बेहतरी के लिए होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ के लिए होते हैं। राना आतिफ़ साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, आप के दौर में भी पीका ऑर्डिनेंस जब आप लोग ला रहे थे पीटीआई वाले, तो मुझे याद है कि सहाफ़ी तो एहतजाज कर रहे थे, तब ये जो अभी की गवर्नमेंट है जो अपोजिशन में थी वो भी एहतजाज में सहाफ़ियों के साथ शाना बशाना खड़े थे और इसको बड़ा जुल्म करार दिया जा रहा था। अब आप लोग ज़ाहिरी बात है इसकी जद में आएंगे, तो अब आप लोग इसके खिलाफ राय रखते हैं, लेकिन सर अपने दौर में आप भी ये ला रहे थे, तो फिर कैसे आप लोग बैलेंस करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, आपने ख्याल है इसकी जो मोटिव है इसके पीछे, उसको आपने खुद ही बयान कर दिया कि हम लोग इसकी जद में आएंगे। देखिए, ये पाकिस्तान में ऑलरेडी ज़ाहिरी बात है, देखिए सिटिंग गवर्नमेंट पे तनकीद आप लोग करते हैं। आपके जितने भी आप सहाफ़ी जो कि आपके हवाले से खबरें लेकर आते हैं, उसमें से बहुत सी फेक न्यूज़ होती हैं, गवर्नमेंट में बैठे लोग जो हैं वो मुतासिर होते हैं या जिनको डिफेम करने की कोशिश की जाती है बगैर ऑथेंटिसिटी के। तो ऑफ कोर्स ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि अपोजिशन के तरफ से ज़्यादातर लोग इसकी जद में आएंगे। चलिए, हुकूमत की नुमाइंदगी कर ली, अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगा आप हुकूमत की नुमाइंदगी मैंने उस कानून के हवाले से बात की कि जाहिर बात है फिर अब नून लीग का बंदा तो नून लीग के बारे में ट्वीट नहीं करेगा, हुकूमत का बंदा तो ट्वीट नहीं करेगा हुकूमत के बारे में, हुकूमत का बंदा तो हुकूमत के बारे में वीलॉग में गलत बात नहीं करेगा जिस पे हुकूमत को ये हो कि ये फेक न्यूज़ है। इसकी जद में आ सकते हैं ना बहुत से। मुझे पहले आप जरा अपना पॉइंट फ्रेम कर लें। आप, मेरा ख्याल आप खुद कंफ्यूज हैं कि आप कहना क्या चाह रही हैं। देखिए, जो आपने पहले खुद ही कह दिया कि अब आप उसके शिकंजे में आ गए, आपने पहले खुद ही फैसला कर लिया कि हम इसके शिकंजे में आएंगे। मैंने कहा बिल्कुल, आपने बता दिया कि इसके पीछे इंटेंट क्या है, कि वो जो सहाफ़ी जो कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करते हैं, आपने कह दिया कि अगर कोई बंदा हुकूमत के खिलाफ बात करता है तो वो गलत सहाफ़त है। आपने खुद ही कह दिया। ये क्या, कौन सी सहाफ़त का मेयार है आपकी कि आपने खुद ही कह दिया कि जो हुकूमत के खिलाफ बात करेगा तो वो फेक न्यूज़ होगी। देखिए, आप फेक न्यूज़ को आप कैसे डिफाइन करेंगी? हुकूमत कहती है कि मईशत खड़ी होगी अपने पैरों पे, ये फेक न्यूज़ है। ये फेक न्यूज़ नहीं है। ये कहना कि हमें लोगों ने मैंडेट दिया हुआ है, ये फेक न्यूज़ नहीं है। ये कहना कि हमने पाकिस्तान को हम तो बड़ी रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, ये हुकूमत जो कहती है, ये फेक न्यूज़ नहीं है। इससे बड़ी फेक न्यूज़ क्या होएगी? तो पहले तो आप समझें फेक न्यूज़ है क्या। लेकिन डेफेमेशन में और खबर में एक फ़र्क है, पहले आपको उसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक तज्ज़िये में, एक पर्सपेक्टिव में एक फ़र्क है।
आप तो फिर जो सारे टॉक शोज हैं फिर तो आप इसको ये रख देंगे, आप नहीं कहते हमारे ज़राए से हमें पता लगा, फिर मैं आपको कहूँ आप ये फेक न्यूज़ है, आप सारा दिन साबित करती रहेंगी। आप तो आधा प्रोग्राम ही, आप 90% प्रोग्राम ही नहीं आप कर सकती इस बात के ऊपर। तो देखिए, तज्जिए के अंदर और किसी की डेफेमेशन के अंदर एक फ़र्क होता है, उसको पहले आप समझें। तज्जिया ये है कि आपकी एक राय है, आपका एक एनालिसिस है, वो गलत हो सकता है, वो सही हो सकता है, ठीक है? आपके ख्याल में ये हुकूमत बड़ी अच्छी हो सकती है, मेरे ख्याल में ये हुकूमत पाकिस्तान की 78 साल की सबसे बुरी तरीन हुकूमत है, और मैं आपको इसके अदाद-ओ-शुमार से ये साबित कर सकता हूँ। तो पहले बड़ा बुनियादी फ़र्क है। तो डेफेमेशन और है। देखिए, डेफेमेशन ये थी, मैं आपको बताता हूँ, वो ख्वाजा आसिफ को हम कोर्ट के अंदर लेके गए थे, ठीक है? उसने शौकत खानम के बारे में बात की थी, और वो आज तक साबित नहीं कर सका अपनी बात को। ये डेफेमेशन है। मैं ये कह दूं, ये खेलदास कोस्तानी साहब के बारे में ये कह दूं, या ये मेरे बारे में कोई बात कह दें जो कि एक क्वांटिफाइबल बात हो, ठीक है? उसको तो हम एक दूसरे को डेफेमेशन के लॉ में लेके आ सकते हैं, लेकिन ये जो फेक न्यूज़ है, इससे आप इस तरह डील नहीं कर सकते। देखिए, मैं खुद हामी हूं कि जिम्मेदाराना सहाफत होनी चाहिए, बिल्कुल इस चीज़ का मैं हामी हूं। लेकिन अगर आप ये कहें कि इसकी आड़ में आपने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर आपने उसको दबाना है, तो ये तो बिल्कुल एक सरासर, एक तो बिल्कुल कानून की और आइन की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। तो इसको तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। हाँ, बिल्कुल, मेरे ख्याल में आप एक दूसरे के व्यू पॉइंट से डिसएग्री कर सकते हैं, मैं आपके व्यू से डिसएग्री कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँ कि जो आप बात करी वो फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में है, वो गलत है। आपने अपने इंट्रो में इतनी बातें की हैं कि जी वो पार्टी के अंदर ये है, पार्टी के अंदर ये है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, सारी फेक न्यूज़ है आपकी, सारी बातें। लेकिन ये आपका तज्जिया है। मैं इसको ये नहीं कह सकता ये फेक न्यूज़ है। ये वो आपका तज्जिया था। आपका तज्जिया कई दफ़ा ठीक होता है, कई दफ़ा गलत होता है। कई दफ़ा आप फ्यूचर के बारे में कोई प्रेडिक्शन करते हैं, वो ठीक होती है, वो गलत होती है। बड़े लोग कहते हैं जी ये हुकूमत 6 माह में चली जाएगी, कई लोग कहते हैं नहीं ये हुकूमत साल में चली जाएगी, कहते हैं 3 माह में चली जाएगी। तो क्या उससे चलिए राना साहब, अगर आपकी बात खत्म वो होगी है तो मुझे ज़रा इजाज़त दीजिएगा, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हमने जो इंट्रो में बात की, उसमें हम तमाम वो पॉइंट सामने रख रहे हैं जो आपके पार्टी के लोग खुद ये बात कर रहे हैं, उनके शॉर्ट्स चुराए जा रहे हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं, और उनकी बात को ही मैं कोट करके एज इट इज़ बता रही थी नाजरीन को कि अब फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा और फलां ने ये कहा। लेकिन उससे आप ये कैसे कंक्लूड कर सकती हैं कि जो आपने बात की कहने से तो कुछ नहीं होता ना। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, देखिए, मैं आगे बसद एहतराम है ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका एक पर्सपेक्टिव होता है। क्या शकील खान साहब ने नहीं कहा था कि करप्शन हो रही है और उसके सरगना कौन है? फिर मैं नाम ले दूं, जिन्होंने कहा था, उन्होंने गंडापुर साहब का नाम लिया था। मैं अगेन आपको ये कह रहा हूँ, नहीं, शकील खान साहब ने ये नहीं बोला था क्या? मैंने बोला था ये। मैं तो मैंने तो आपको कह दिया, मैंने कहा एक बात कोई बंदा करता है, आप उसको कोट कर रहे होते हैं, मैं आपकी हजारों बातें, देखिए मैंने आपको कैटेगोरिकली बता दिया कि मैं इस चीज का हामी हूं कि रिस्पांसिबल जर्नलिज्म होना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ चलिए आपका पूरा मौकिफ आ गया सर, ये एज इट इज चलेगा, इससे ज़्यादा रिस्पांसिबल जर्नलिज्म हो ही नहीं सकता कि हम इसमें से कुछ एडिट नहीं करेंगे। जो आपने गुफ्तगू की वो एज इट इज ऑन एयर होगी, इससे ज़्यादा रिस्पांसिबिलिटी कुछ नहीं हो सकती। अच्छा सरदार साहब, मैं आपकी तरफ आना, सरदार साहब आप पूरे मामले को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि आप सियासतदान भी हैं, तज्जियाकार के तौर पे भी शिरकत करते हैं प्रोग्राम्स में, आप ये पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं पीका कानून के हवाले से? क्योंकि जब उनकी हुकूमत थी तो इनको ये चीज़ बुरी लगती थी, अब इनकी हुकूमत है, अब ऑपोजिशन जो अब की जो कल की गवर्नमेंट थी, अब उनको चीज़ बुरी लग रही। तो मेरा सवाल तो सीधा से ये था राना साहब से भी कि ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है, अगर वो केसेस बनाती है किसी पे या किसी से पूछा जाता है, तो डेफिनेटली जब गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं, गवर्नमेंट की जानिब से जो चीज़ें की जा रही होती हैं, जब उन पर तनकीद की जा रही होती है तो वो उन्हीं के खिलाफ जारी बात है, घेरा तंग होता है। जो गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा होगा उसको तो कोई भी कोर्ट में नहीं लेकर जाएगा, तो अंडरस्टूड सी बात है। हाँ, लेकिन फेक न्यूज़ की आड़ में अब जारी बात है, सही खबर भी आप देंगे। इस बार लोग इसलिए बहस इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं, सहाफ़ियों को भी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन ये कि फेक न्यूज़ की आड़ में आप सही खबर देने को भी, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को नुकसान पहुँचा तो उसके लिए भी कार्रवाई हो सकती है, तो बाकी सहाफ़ी फिर कहाँ जाएँ? मेरे ख्याल में आपने हिट द नेल ऑन द हेड जी, जब आपने ये कहा कि सोर्स ऑथेंटिक हो तो लाजमी बात है उसको फेक न्यूज़ नहीं कहा जा सकता। एग्जैक्टली। और ये अब एक बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज सोशल मीडिया के ऊपर आजकल के जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो बहुत सारे सोशल मीडिया पर आ गए हैं, और ये इशू जो है ये पाकिस्तान तक महदूद नहीं है बल्कि सारी दुनिया। ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क ने तो अंडर 16 के लिए सोशल मीडिया ही बंद करने की कोशिश कर रहे हैं,
और कानून साजी कर रहे हैं। अमेरिका में भी अभी जो बाइडन ने अपनी आखिरी तकरीर की उसमें वो सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ की बात कर रहा था। जहाँ तक जिस तरह आपने डिफाइन किया, मैं उससे एक कदम आगे जाता हूँ। जी जी। सोर्स भी हो, और जो सोर्स जो रेफरेंस दे रही हो वो भी, उसकी भी सोर्स हो। यानी अगर मैं एक फिक्टिशियस फिगर दे देता हूँ स्टेट बैंक की तरफ से या किसी और की तरफ से, तो फिर वो जो सोर्स को जिसको मैं कोट कर रहा हूँ वो सोर्स ठीक नहीं है, वो भी आप फेक न्यूज़ कह सकते हैं। और इसमें लाजमी बात कानून साजी होगी, उसके बाद ये इश्यूज जो हैं ये कोर्ट्स में जाएंगे, इसकी फर्दर डेफिनेशंस होंगी। ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर आपके पास ऑथेंटिक सोर्स है और सोर्स जिस सोर्स को कोट करके अपनी तजिया पेश कर रही है या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है वो सोर्स भी अवेलेबल है, तो फिर पॉइंट ये आ जाएगा प्रेस के पास भी और बाकियों के पास भी कि जो जर्नलिस्ट हैं उनकी क्रेडिबिलिटी भी उन्हें मेंटेन करनी पड़ेगी। मैं आपको पूरी दुनिया में एक मिसालें दे सकता हूँ। सारी दुनिया में क्या है कि पाकिस्तान में भी कुछ हद तक ये है कि फलाने फलाने सहाफ़ी फलाने अखबारों से और चैनल से फलानी चीज़ को डील करेंगे और उसको उसके ऊपर खबरें देंगी। पार्लियामेंट को फलाना डील करेगा, फॉरेन ऑफिस को फलाना डील करेगा, वगैरह वगैरह। तो ये जो जिम्मेवार जर्नलिज्म है ये सबकी तरफ जाता है। फेक न्यूज़ इज़ अ जेन्युइनली बिग प्रॉब्लम, और उसको कंटेन करना, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जिसमें अब टेररिज्म और भी बहुत सारे इश्यूज सामने आई हुई हैं। पर किसी वक्त आप फिर प्रोग्राम करें तो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज जिनको हैंडल करने के लिए मैं तो ये समझता हूँ कि ये ऑर्डिनेंस लेट है। इस ऑर्डिनेंस को पहले आना चाहिए था, और इसमें सहाफ़ी तंजीमों को और जो आपके नेशनल प्रेस वाले हैं उनको भी इनकी राय को शामिल करना चाहिए था, ताकि बहुत सारे इब्हाम, ये इम्प्रेशन देना कि ये डिक्टेटरशिप है, ये ख़त्म हो जाए और लोग जो हैं वो फोकस करें इस बात पर कि यस, इन आवर कंट्री, इन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, स्पेशली इन आवर कंट्री, इट्स अ बिग इशू। और फेक न्यूज़ को सरदार साहब जो बेसिक इशू वो ये कि सहाफ़ती जो तंजीमें उनको एतमाद में नहीं लिया गया, और कल से एहतजाज भी होगा, तहरीक भी चलेगी, और ये बाकायदा ये जो मुतालिबात सामने रखे जाएंगे, आज़ादी सहाफ़त के लिए तहरीक चलेगी इज़हार राय के लिए, और अगर मुतालिबात नहीं माने जाते तो फिर अगला लाहेमल दिया जाएगा। उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इस डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस है वो है ही डायलॉग, और जब वो दूसरी साइड से डायलॉग आएगा, आर्गूमेंट आएगा, मेरे ख्याल में बॉटम लाइन ये है कि आज की दुनिया में फेक न्यूज़ इज़ अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज उसकी तशहीर बहुत आसानी से हो जाती है। आप एक खबर चलाती हैं या चलाते हैं कोई बंदा, तो वो चंद मिनटों में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। ठीक है जी, ठीक जिसके है, फिर ठीक है जी, चलिए ये बात तो बिल्कुल सही कि देखें, जो फेक न्यूज़ जब चलाई जाती है तो चंद मिनटों में लोगों तक पहुंच जाती है। लोग जब भी शेयर करते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पर लोग ये नहीं देखते कि ये फेक है, ये ऑथेंटिक है, चेक नहीं करते। जी जी, और बस एक बटन दबाते हैं वो शेयर हो जाता है, फिर एक दूसरा बटन दबता है वो शेयर हो जाता है, तो वो 100, 1000 फिर लाखों में शेयर्स हो जाते हैं। तो फेक न्यूज़ कितनी जल्दी फैल जाती है, और अगर वो फेक निकलती है तो ज़ाहिर बात है जिसके बारे में बात होती है वो डिफेम होता है। ठीक है जी, ये भी कानून भी अभी तक खुद मुअम्मा है। एक सवाल छोड़े जाती हूँ, ब्रेक के बाद तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद होगी, यही कि अभी कानून भी मुअम्मा है कि आखिर फेक न्यूज़ की तशरीह जो नहीं हुई ना कि फेक न्यूज़ है क्या, कौन सी जो न्यूज़ होगी वो फेक कैटेगरी में फॉल करेगी, या वही जो सहाफ़ती तंजीमों को या सहाफ़ियों को ये जो अभी एक रिजर्वेशन है कि जी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसके हवाले से अब ये मुतालिबात लिए एहतजाज भी किया जाएगा, तहरीक भी चलाई जाएगी, और अगर ये एहतजाज में मुतालिबात जो हैं वो मान लिए जाते हैं, मंजूर कर लिए जाते हैं, तो फिर देखते हैं, और अगर नहीं तो फिर इसका अगला लाहेमल बताया जाएगा। सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से PFUJ के भी सदर भी आज उन्होंने गुफ्तगू की, अफजल भट्ट साहब ने। और अभी जो फेक न्यूज़ है, क्या उसकी कैटेगरी में कौन कौन सी न्यूज़ आएगी, इसकी तशरीह कैसे होगी, कैसे डिसाइड होगा कि आया कि जो खबर थी वो सही थी लेकिन चूँकि उससे गवर्नमेंट को नुकसान हुआ तो उसको भी फेक न्यूज़ के खाते में डाल दिया जाए, ये कैसे क्लियर होगा कि क्या वो फेक न्यूज़ थी भी या सही न्यूज़ देने के चक्कर में ही बेचारे जो सहाफ़ी है वो उसके घेरा तंग कर दिया गया। तो इस पर सहाफ़ी तंजीमें सरापा एहतजाज हैं, और अभी से वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख रही हैं कि फिर ये कैसे डिसाइड होगा कि फ़ेक न्यूज़ और सही न्यूज़ जिससे जी डैमेज हुआ है जी गवर्नमेंट को, लेकिन खबर वो सही थी, वो गलत नहीं थी, मन घड़त नहीं थी, तो इसमें फ़र्क कैसे किया जाएगा। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन। राना आतिफ साहब, सरदार मंसूर हयात साहब और खेल दास कोहिस्तानी साहब मेरे साथ मौजूद है। तीनों मेहमानों का फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। ब्रेक से पहले मैं एक सवाल छोड़ कर गई थी, तीनों मेहमानों से बारी बारी इसका जवाब लेना चाहूँगी कि अभी ये बात क्लियर नहीं है क्योंकि तशरीह नहीं हुई कि आखिर फेक न्यूज़ या जो जाली खबर है, गलत खबर है, वो कैसे साबित की जाएगी। क्योंकि अगर सही खबर दी जाती है किसी सहाफ़ी की जानिब से, ऑथेंटिक कोई सहाफ़ी जो कि ऑथेंटिक जर्नलिज्म कर रहा, प्रॉपर जर्नलिज्म कर रहा है, इसको हम यूट्यूबर नहीं कह सकते, जिसको हम कोई सिंपल वीलॉगर नहीं कह सकते कि पीछे आपने सहाफ़त नहीं की, कभी किसी अखबार में, टीवी चैनल में काम नहीं किया और आप सिर्फ यूट्यूब पर आए और आपने पॉडकास्ट शुरू कर दिया, अपना वीलॉग शुरू कर दिया, लेकिन पीछे आपने कहीं प्रॉपर किसी चैनल में, अखबार में काम नहीं किया, तो आपको नहीं पता कि सहाफ़ती जिम्मेदारियां क्या हैं, जो कि आजकल ज़्यादा बहस होती है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर सहाफ़ी, कोई प्रॉपर जर्नलिस्ट जिसकी प्रॉपर ट्रेनिंग है अखबार से, या वो एक अच्छे इदारे के साथ मुंसलिक है, किसी भी न्यूज़ चैनल के साथ, वो खबर देता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो कैसे साबित होगा कि अगर वो सही खबर है लेकिन चूँकि इससे नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तो जी वो खबर भी फेक न्यूज़ के खाते में डाल दी जाए। इस पर सहाफ़ियों को काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस सवाल का जवाब सबसे पहले, क्योंकि हुकूमत को रिप्रेजेंट करें, खेलदा साहब आपसे लेना चाहूँगी। देखिए, जो भी सहाफ़ी खबर देता है वो खुद उस खबर का जिम्मेवार है। जो फेक न्यूज़ हो या झूठ वो अगर कोई लिखता है या बोलता है, तो मैं समझता हूँ इस दौर में चंद मिनटों में उसकी पता लग जाता है कि ये खबर फेक थी या ये खबर ठीक थी। सिर्फ ये सहाफ़ियों की तक भी ये कानून नहीं है। जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए, एक एडमिन व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उसमें 500 उनके मेंबरान हैं। ज़्यादातर तो मैं समझता हूँ कोई भी पाकिस्तान में ज़िम्मेवार सहाफ़ी उनकी खबरों से ना कोई इतना इश्तियाल फैलता है, मगर जो ये ग्रुप्स हैं या यूट्यूब या जो डिजिटल मीडिया आया है जहाँ पे कोई एडिटोरियल पेज नहीं है, तो वहाँ पे ज़रूर ये चीज़ हो रही है। अभी आप रिसेंटली देख लें, लंदन में इस तरह की जो फेक न्यूज़ फैली थी और फिर जो वो वहाँ पे हालात ख़राब हुए और कानून था 3 दिन में सज़ाएं हो गई। तो हमारे यहाँ आप देखें, ये जो 24 नवंबर को 24 नवंबर को जो ये लेके आए थे जत्था, जो हजूम लेके आए थे, तो इन्होंने कितनी फेक न्यूज़ फैलाई। खुद उसमें कई ऐसे जिम्मेवार सहाफ़ी भी थे कि 250 लोग शहीद हो गए, पुलिस ने गोलियां चला दी, जो फोर्सेस ने गोली चला दी। मुझे बताएं, इतनी पीटीआई की जो स्ट्रांग मीडिया जो हमेशा यह दावा भी करते हैं, मगर उनके पास एक भी वीडियो नहीं थे कि जिसमें 100 लोग, अल्लाह ना करे इतनी लाशें हो, अल्लाह करे, मतलब मैं तो नहीं समझता कि इस तरह कोई हुआ है। मगर जो इन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई, उससे कितना पाकिस्तान को उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। आज तक ये कह रहे हैं कि हमारे इनके पास वो भी शवाहिद नहीं कि कितने लोग उसमें हलाक हो गए। हुकूमत को जो हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, जो जख्मी, हमने बता दिया, मगर इनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, ना कोई ऐसी वीडियो है, ना ऐसी खबर है, हकीकत का किसी से ताल्लुक है। कब ये कहते हैं कि मिसिंग पर्सन है। अब मिसिंग पर्सन का जो पाकिस्तान के खिलाफ मिसिंग पर्सन को उबार कर पेश किया जाता है कि पाकिस्तान में बड़ा जो जुल्म हो रहा है, मगर ये साबित तो करें जिन्होंने ये खबरें चलाई है कि क्या मिसिंग पर्सन कितने हुए हैं, कोई एड्रेस, कोई नाम, कुछ पता नहीं है। तो ये जो सारी शरंगेजी है, मैं समझता हूँ उसके खिलाफ ये कानून है, ना ही किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ, ना किसी अखबार, ना कोई मीडिया चैनल। जो सहाफ़ी होता है वो जिम्मेवारी से बोलता है, उनके पास पूरी तहकीक होती है खबर की। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस शोबे से ताल्लुक़ रख रहा है मेरा। जब हम खबर भेजते थे अखबार को, तो हम पूरा वर्जन हर साइड से जो भी उस खबर में है, गवर्नमेंट है या कोई किसी शख्स की खबर है, या हमने पूरा उसमें कोशिश करते थे। तो अभी भी यही जर्नलिज्म हो रही है, मगर बदकिस्मती जिस तरह सरदार साहब ने कहा, ये चैलेंज पूरी दुनिया को है। ये डिजिटल मीडिया, ये फेक न्यूज़, ये सिर्फ पाकिस्तान में तो हम तो वैसे ही सफ़र कर रहे हैं, दहशतगर्दी हो या हम पे जो इल्ज़ामात या पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जो सारे लोग लगे हुए हैं, वो राह हो, इसराइली एजेंट हो, वो सारे कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को किसी तरह, क्योंकि उनकी पाकिस्तान की एटमी जो ताकत है उनकी नज़रें हैं, तो वो हमें हर जगह पे हमें आके खड़ा कर देते हैं। मगर मैं समझता हूँ ये कानून कोई भी हो, वो भी एक शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देता है, किसी से नाइंसाफ़ी नहीं होगी इस कानून से। कानून अगर नहीं है तो फिर नाइंसाफ़ी भी हो जाती है, कभी कभार किसी शख्स को ही होता है तो फिर वो भी होता है। तो मैं समझता हूँ कानून बेहतरी के लिए होता है
और हमें सबको मिलकर उसको वेलकम करना चाहिए। जो चीज़ें मैं नहीं समझता कि हमने बड़े गौर फिक्र से ये कानून बनाया है, पूरी पार्लियामेंट सपोर्ट, तो जो बात आप ठीक है जी, चलें जी, आपका पॉइंट आ गया। सरदार साहब, मैं आपकी तरफ आना। सरदार साहब, पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी है, गो के वजारतों का बोझ पीपल्स पार्टी के पास नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी की वजह से हुकूमत में, ये बात सबको पता है, पीपल्स पार्टी के बैकफुट पे चली जाती है, हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पहले पीपल्स पार्टी सिर्फ गिले शिकवों तक रहती थी कि हमारे साथ ये मसला हो रहा है, वो हो रहा है। अब बड़ा खुलकर तनकीद कर रही है पीपल्स पार्टी, आंखें दिखाने पर आ गई, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अक्सर पीपल्स पार्टी को भी गिला रहता है, जैसे सहाफ़ी तंजीमों को गिला है, सहाफ़ियों को गिला है कि जी हमें एतमाद में नहीं लिया गया पीका ये कानून से पहले। इसी तरह गवर्नर पंजाब साहब शिकवा ये कर रहे हैं कि जी उनको भी पीका एक्ट में पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया, उनसे डिस्कस नहीं किया गया। और भी बहुत से मामलात पे पीपल्स पार्टी की जानिब से ये शिकवा किया जाता है, खुलकर इजहार किया जाता है कि पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता या मेन इत्तेहादी के तौर पे उनको एतमाद में लिए जाने की जहमत नहीं की जाती। ये पीपल्स पार्टी का जो गिला है कि सतक बजा है। पहली बात तो ये है कि उनके अपने गवर्नेंस के बड़े इशू हैं सिंध के अंदर, और सिंध में क्योंकि वो कोलिजन गवर्नमेंट नहीं है, उनका अपनी सारा निज़ाम है और वो कंटिन्यूसली आ रहा है पिछले बहुत सारे दहाइयों से। सो वो अपने उस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए भी पंजाब पर और मरकज़ पर प्रेशर जो है वो बढ़ा रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर यूनिक पोजीशन इन द कोलिजन इन द फेडरल। और फिर अगेन उनको जैसे जैसे ये इलेक्शन नज़दीक आएंगे या प्रोसेस नज़दीक आएगा, उनको अपने वर्कर्स को एक्टिवेट करना है, उन्होंने अपने सिस्टम को एक्टिवेट करना है। नॉट नेसेसरीली कि PMLN की गवर्नमेंट उनको सही डील नहीं कर रही, पोलिटिकली भी उनकी इंटरेस्ट में है कि वो इस इशू को हर वक्त हवा देते रहें अपने वर्कर्स को और अपनी रायामा को। वरना आप देखिए कि किसी पॉलिसी पर उनकी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई जो बिल्कुल ही गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ हो। बहुत सारे इश्यूज पर, यहाँ तक कि 26वीं तरमीमी के अंदर भी और बाकी इश्यूज पर भी बहुत सारी जगह पर IMF के मुज़ाकरात के अंदर बाकी जो चीज़ें दैट मैटर टू द नेशन, उसके अंदर उन्होंने कभी, मुझे तो कोई ऐसा उनका पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट से अलग नज़र नहीं आया। तो आई बेसिकली थिंक इट्स अ पॉलिटिकल मूव और ये चलता रहेगा। जैसे जैसे गवर्नमेंट का टेन्योर आगे चलता रहेगा उससे ऐसे ये प्रेशर्स जो हैं ये बढ़ते रहेंगे। एंड आई फोरसी कि इलेक्शनों से पहले या इलेक्शनों के नज़दीक जब भी वो वक्त आएगा तो रोज़ का एक थ्रेट शुरू हो जाएगा कि हम आज कोलिजन तोड़ देंगे, हम आज तोड़ देंगे। बिकॉज बाकी मुल्कों में भी जहाँ भी कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं ये होता रहता है। हैविंग सेड दैट, अब मैं अगली चीज़ पर आता हूँ कि ये इस गवर्नमेंट की हिम्मत है और जो भी मैनेज कर रहे हैं सिस्टम को, उनकी हिम्मत है कि उन्होंने ये कोलिजन को जिंदा भी रखा हुआ है और आगे भी लेके चल रहे हैं। These two parties have been divergent all along for a very long time। इनकी हिस्ट्री जो है वो 85 से शुरू होती है और अब तक चलती आ रही है, और इनको इकट्ठा करना ये आग और पानी वाला एक फ़लसफ़ा है। बड़ा मुश्किल काम होगा इन द लॉन्ग रन। इन द शॉर्ट रन येस देयर बी इश्यूज, पर ये बेसिकली पॉलिटिकल मैनूवरिंग है। इन द लॉन्ग रन देयर बी जेन्युइन इश्यूज, बिकॉज कल इन दोनों पार्टीज ने पॉलिटिकल फील्ड में कंटेस्ट भी करना है और इसी में इनकी सर्वाइवल है। ये इनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो टोटली डिफरेंट होंगे। यहाँ पर मैं एक ज़रूर ये भी ऐड करूँगा कि कोई मुझे ऐसी नई चीज़ पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने आती हुई नज़र नहीं आ रही जिसमें कोई आइडियोलॉजिकल या कोई इशू ओरिएंटेड या कोई पॉलिसी ओरिएंटेड बात की जा रही हो फॉर द सेक ऑफ द कंट्री या लोगों की। ये ऑल पॉलिटिकल मैनूवरिंग है, इसको इतना सीरियसली लेना भी चाहिए, बिकॉज इन द लॉन्ग रन यही होगा। ठीक है, लेकिन इन द शॉर्ट रन इट्स पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। ठीक है जी, चलें जी, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा जी, राना आतिफ साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जुनैद अकबर खान साहब को पब्लिक अकाउंट कमेटी दिए जाने की वजह, इस पर भी बहुत से लोग एतराज़ कर रहे हैं और बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि बुशरा बीबी जो हैं
उनकी अली मीन गंडापुर साहब से जो नाराज़ी है, शायद वो उस फैसले की बहुत बड़ी वजह बनी। और फिर एतराज़ इसलिए किया जा रहा है, आपका अगला सवाल इन्हीं के साथ ये होगा कि एतराज़ किस बात पर है, कि एतराज़ इस वजह से भी किया जा रहा है, यह सवाल उठाया जा रहा है कि अली मीन गंडापुर साहब और जुनैद साहब इनकी नहीं बनती, ये बात सबको पता है। तो फिर ये जो स्ट्रीट शो होगा सर, इस पर असरअंदाज ये नहीं होगा, क्योंकि पहले भी जब एहतजाज करते हैं आप लोग या इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करते हैं तो जो मशीनरी यूज़ होती है KPK की, वो अली मीन गंडापुर साहब तो लेकर आ जाते हैं, लेकिन क्या अब वो ये जुनैद साहब को भी दिया करेंगे अगर कभी आपको एहतजाज करना पड़े? देखिए, मैं आपको पहले तो आपको बताऊं, आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया चढ़ाई, जी जमहूरियत, मेरा ख्याल शायद हमारे यहाँ शायद डेमोक्रेट नहीं है, शायद आप लोगों ने सिर्फ लफ्ज़ ही सुने हुए हैं, वही इस्तेमाल करते रहते हैं। जमहूरियत के अंदर एहतजाज उसका एक हिस्सा है। आप लोगों का मैंडेट चोरी कर लेते हैं, लोगों के ऊपर आप हज़ारों FIR दर्ज कर देते हैं, तो आप कहते हैं लोग चुप करके बैठे रहें। भाई आप लफ्ज़ यूज़ करें एहतजाज है, चढ़ाई तो आपने बड़ा एक डेरोगेटरी लफ्ज़ आपने यूज़ करने की कोशिश की है, तो इस पे तो मैं आपको मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं था। दूसरा, आप ये सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये कोई ख़ानदान का कोई फिefdom नहीं है कि जी एक मेरा भाई है, एक मेरी बेटी है, एक मेरा बेटा है, या हम सारे आपस में मिलके हुकूमतें कर लें, ओहदे बांट लें। ये एक सियासी जमात है, जमहूरी सोच रखने वाले लोगों की जमात है, मेरिट पे यकीन रखते हैं, एक बड़े डायनामिक लोग हैं, लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करते हैं, इसी तरह आगे बढ़ते हैं, इसी तरह हम चीज़ों को आगे लेके बढ़ते हैं। अदरवाइज तो ये जमात बाकी जमातें क्यों पीछे रह गई हैं? क्यों? बिकॉज वो लोगों की एस्पिरेशंस को एड्रेस ही नहीं कर सके। वो एक ही खानदान के लोगों को वही लीडरशिप पे रहने हैं, बाकी सारे लोगों ने आगे जो भी उन्होंने सही कहना है, गलत कहना है, उन्होंने आके उसको टो करना है। तो पहले तो मैं आपको एक डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट ये बता दूं कि ये जमातों में होता है, लोग बड़े डाइवर्स व्यू पॉइंट रखते हैं, लोगों का बड़ा, लेकिन एक चीज पे कंसेंसस है, वो ये कि लीडर सबका इमरान खान है। ठीक है, मेरा किसी इश्यूज के ऊपर इशू टू इशू इख्तिलाफ हो सकता है। अगर इशू से इख्तिलाफ ही नहीं होगा तो वो एक सियासी जमात कैसे हो सकती है? मुझे तो ये बताए ना। अगर लोगों का आपस में एक दूसरे से व्यू पॉइंट मुख्तलिफ ना हो, लेकिन वो सारे व्यू पॉइंट एक जगह पे कन्वर्ज कर जाते हैं, और जिस जगह पे वो कन्वर्ज करते हैं वो हमारा लीडर है। उसमें मैं बिल्कुल, जो खान साहब जो बात करते हैं, हतमी राय खान साहब के, लोग अपना खुल के व्यू पॉइंट बयान करते हैं, खुल के बात करते हैं, खुल के व्यू पॉइंट देते हैं। और दूसरा, जो जुनैद अकबर साहब हैं, ये मैं आपको आपको अंदाजा है, शायद पता ना हो, मैं बता दूं, वो 29 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। वो कोई नए चेहरे नहीं है PTI के, वो 29 साल से हैं, और बड़े वो दबंग आदमी हैं, बड़े डायनामिक आदमी हैं, और उनकी बड़े मिडिल क्लास के आदमी हैं। देखिए, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और जहाँ तक रहा अली मीन गंडापुर साहब का सवाल, देखें, बातें तो इस मुल्क में बहुत होती है। मैं अगेन आपको कह दूं ये एक फेक न्यूज़ है, फिर आप कहेंगे कि नहीं ये हमारा तजिया नहीं, हमारी खबर है। मैं उसमें नहीं जाता। आपका एक व्यू पॉइंट हो सकता है, मैं अपना पॉइंट आपको सिर्फ करने के लिए कि आपका ये व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन फ़र्क ये है, देखें, जो मेन रीज़न है वो ये है कि खान साहब चाह रहे हैं कि अब हम हमारे जो इंतजार, क्योंकि उससे अली मीन गंडापुर साहब के ऊपर एक सूबे की भी जिम्मेदारी है, साथ पार्टी को चलाने की जिम्मेदारी है, वो बड़ा मुश्किल काम है। और जो PTI, ये बड़ी एक डिमांडिंग पार्टी है। ये नहीं है कि यहाँ पे कोई बड़ा लेट बैक एटीट्यूड नहीं है यहाँ पे कि आप आराम से बैठे हुए हैं, पार्टी की कोई फिक्र ही कोई नहीं है। और क्योंकि हमने तो लोगों के वोटों से जीत के आना होता है ना, हमने कौन सा फॉर्म 47 पे आना होता है। तो इसलिए लोग भी हमारे चाहते हैं कि पार्टी एक बड़ी ग्रास रूट लेवल पे पार्टी हमारी ऑर्गेनाइज्ड हो। हमारी जो यूनियन काउंसिल तक PTI की तंजीमें बनी हुई हैं, हमारे सारे विंग्स वो बड़े इफेक्टिव होते हैं। तो इसलिए वो हम चाह ये रहे कि PTI को दोबारा ऑर्गेनाइज किया जाए। और अली मीन गंडापुर साहब जो हमारे गवर्नेंस के जो मामला हैं, क्योंकि सूबा चलाना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, तो इसलिए वो जुनैद अकबर साहब को ये जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है। और जी बिल्कुल। सरदार साहब, ये सवाल लेके कि मैं आपकी तरफ आऊँ, आपका न्यूट्रल तज्जिया इस पर क्या कहता है, क्योंकि आप हुकूमत से भी नहीं है, ऑपोजिशन से भी नहीं, तो क्या कहेंगे आप? क्या समझ आती है आपको? इस तरह के बयानात आने चाहिए थे ख्वाजा आसिफ तलाल चौधरी, क्योंकि जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट ने ज़्यादा बड़े दिल का मुजाहरा करना होता है जब भी ऐसा कोई मामला होता है। लेकिन जी, बाय डेफिनेशन जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है और असेंबली की जो कार्रवाई होती है या असेंबली का जो सिस्टम होता है, बाय डेफिनेशन इट इज़ अ कॉन्स्टेंट कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन द ऑपोजिशन एंड द independent group and the government. It's a continuous dialogue. जी जी। और ये स्पेशल डायलॉग, स्पेशल मीटिंग्स मैंने तो पूरी दुनिया में कहीं ऐसी नहीं देखी, ना अमेरिका में, ना यूरोप में, ना फ्रांस में, ना इंडिया में,
कहीं भी ऐसी नहीं देखी कि वो स्पेशल मीटिंग्स बुलाई जाए और स्पेशल मीटिंग्स डिज़ाइन की जाए। बहरहाल दैट सेड, क्योंकि हमारा माहौल ऐसा बना हुआ है एंड वी हैव सम वेरी जेन्युइन बिग प्रॉब्लम्स एट द मोमेंट, इसमें से एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और बाकी ये दहशतगर्दी की प्रॉब्लम है। तो एक सोल्यूशन निकाला गया या बनाया गया या सामने आ गया कि ये पार्टीज बैठ के आपस में अपने इश्यूज को रिजॉल्व करें ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसकी तरफ मुल्क चल सके। सर वो तो तीनों जो दौर हुए तीनों में अब तक कहानी खत्म हो गई फिलहाल। तो मैं अपना आर्गुमेंट पेश कर रहा हूँ कि आप किसी मुल्क में ये प्रोसेस इस तरह नहीं देखते, पाकिस्तान में आया, इसको आगे चलना चाहिए। और मेरा ये आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये डायलॉग्स दोनों तरफ से चलते रहेंगे। ये कोई एक मुश्तरक प्लेटफॉर्म पे तो कभी भी नहीं बैठेंगे क्योंकि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं और डिफरेंट इनकी। ठीक, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।